तो आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जल्दी से देखिए। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर एक ट्रिक बताऊंगा। इसके करने के बाद आपको नेट जो आपके कैश फ्लो होगा उसके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड दूसरी बात कि मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग्स पे। आज के दिन का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के, क्योंकि ऑपरेटिंग से हम बहुत सी बार फंस जाते हैं। तो ये वीडियो देख लो, ऑपरेटिंग के जितने भी क्वेश्चन हो गए आराम से कर दोगे। ठीक है, मैं क्योंकि उसमें सब कुछ बता दूंगा आपको। देखो, जो मैं सबसे पहले हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले जो हमें लिखना पड़ता है, ऊपर लिखना पड़ता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फिर पार्टिकुलर अमाउंट, एंड देन सबसे पहले जो आइटम होता है पार्टिकुलर का, वो क्या रहता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी फाइंड द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो लेट्स सी कैसे हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। मान लीजिए नेट प्रॉफिट हमारा कुछ भी है। अब ये नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, अब बच्चों के मन में ये होगा कि नेट प्रॉफिट कैसे आएगा। नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्या दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, या फिर ये दिखा रहेगा कि 1 अप्रैल 2018 को इतना बैलेंस है और 31 मार्च 2019 को इतना बैलेंस है। तो आपको नेट प्रॉफिट में क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस क्या लेना है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्या लेना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, ये आपको ले लेना है। ठीक है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी हम फाइंड कर रहे हैं। देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे लाएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब इसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ बस वही ऐड होगा। ठीक है, तो ये बस रट लो, कैसे भी करके समझ लो। क्या, तो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब ये रिजर्व कौन सा ट्रांसफर, तो देखो जैसे कि हमारा ओपनिंग भी बैलेंस होगा रिजर्व का, क्लोजिंग भी बैलेंस होगा। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है डिफरेंस। क्या लेना है आपको, डिफरेंस। ये भी याद रखना कौन सा लेना है, डिफरेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, अगेन ऐड करेंगे हम। अगेन क्या ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। ये याद रखना, प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर। प्रपोज डिविडेंड हम ऐड कर देंगे कौन से ईयर का, कौन से ईयर का, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर थोड़ा सा सिलेबस ऑल्सो चेंज हुआ है, बट अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हम प्रीवियस ईयर ही लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। फिर हम अगेन ऐड करेंगे। अगेन क्या ऐड करें, अगेन सिंपली हम ऐड करेंगे आपका एंट्रीम डिविडेंड। एंट्रीम डिविडेंड हमारे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दिया रहता है, हमारे क्वेश्चन के बैलेंस शीट में नहीं दिया रहेगा। हमें कहाँ पे दिया रहेगा, नीचे। तो एंट्रीम डिविडेंड को हम ऐड कर देंगे, एंट्रीम डिविडेंड। देन हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में आपको बताता हूँ। पहले आप बस ये लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, मतलब करंट ईयर का मैं कह रहा हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस जो होगा ना, क्लोजिंग बैलेंस, आपको उसको ऐड करना है यहाँ पे। क्लोजिंग बैलेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट है, आप सिंपली देखते जाओ, बस उस पर अभी फोकस करो, इधर फोकस करो, चुपचाप इधर फोकस करो। देखो, क्लोजिंग बैलेंस इफ there is no adjustment regarding tax, there is no adjustment given regarding tax। एडजस्टमेंट मतलब कोई नीचे जो एडजस्टमेंट है ना बैलेंस के नीचे, अगर वहाँ पे टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें क्या ले लेना है, क्लोजिंग बैलेंस। तो देखो, क्लोजिंग बैलेंस इफ देर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टैक्स पेड। ठीक है, बट इफ देर इज एनी एडजस्टमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट है तो अब हम क्या करेंगे, देन वी विल प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देन वी विल प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, जल्दी से करेंगे क्योंकि मेरे को 10 मिनट में वीडियो को कंप्लीट करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्स का तब हम अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का। और याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसका जो बैलेंस बीडी होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं मान नहीं सकता आपका क्लियर ना हो ऑपरेटिंग। सुनो, प्रोविजन फॉर जो टैक्स होगा उसका बैलेंस बीडी आपको कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड में, प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट साइड में। और इसका बैलेंस सीडी कैसे कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड में। ठीक है, और टैक्स पे करोगे क्या हो जाएगा आपका, टैक्स जब आप पे करोगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स कम हो जाएगा ना, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो टैक्स पेड कहाँ पे
पे आ जाएगा डेबिट में, और जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस आएगा हमारा किधर साइड में, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। किसके नाम से आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। जितना भी डिफरेंस आए ना वही हमारा यहाँ पे ऐड होगा। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? जो जितना भी हमारा डिफरेंस आएगा वही हमारा यहाँ पे ऐड होगा। समझ गए? देन वी विल प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स एंड द बैलेंसिंग फिगर, हम कह सकते हैं बैलेंसिंग फिगर जो हमारा बचेगा उसको क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में टैक्स पेड के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, एंड द बैलेंसिंग फिगर्स इन प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट will be treated as what? will be treated as प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करेंट ईयर। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स के तरह, और इसको यहाँ पे हम फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब ऐड होगा ना प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देख रहे हो आप एंट्रीम डिविडेंड के नीचे, तो फिर वो वाला प्रोविजन फॉर टैक्स हो जाएगा। समझ गए इतना? इस पॉइंट में आपको क्लियरिटी आ जानी चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद जो हमारा ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद जो ऐड हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी लॉसेस जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, ये याद रखना, लॉस ऐड होगा। इसका मतलब क्या? जैसे कि मान लो इंश्योरेंस क्लेम हुआ और इंश्योरेंस आपकी जो स्टॉक है वो जल गया, और इंश्योरेंस वो जो है इंश्योरेंस उसमें नहीं करवाया गया था, आपका स्टॉक जल गया, इंश्योरेंस नहीं करवाई, तो आपको पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो उसे कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, और उस लॉस को भी यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, जब ये सब कर लेंगे तो इसमें हम कुछ चीज़ लेस भी करेंगे। लेस क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। जैसे कि मान लो आपने इंश्योरेंस करवाया होता तो आपको इनकम मिलता, और जितना भी प्रॉफिट होगा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के नाम से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ये जनरली आपका पॉइंट आता नहीं है पर आ भी सकता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, और एक रिफंड ऑफ टैक्स का भी होता है। रिफंड ऑफ टैक्स का मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा क्योंकि वो जनरली नहीं आता है, तो आप इतना याद रखो, ज़्यादा प्रेशर मत लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब इन सबको ऐड करके इसको लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब सबको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब आप सबको क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। ठीक है, और एक और बात, ये जो हम जितना भी करेंगे ना, ये यहाँ से जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे, प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे, एंट्रीम डिविडेंड ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, ये सब हम वर्किंग नोट में करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए। ठीक है, किसको निकालने के लिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालने के लिए वर्किंग नोट में करेंगे। अब हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होगा। कैसे? तो यहाँ पे आप ऊपर लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, क्योंकि अभी मैं तीनों को एक एक पार्ट करके चल रहा हूँ, तो पहले मैं ऑपरेटिंग का बताऊंगा, देन कभी इन्वेस्टिंग का, देन फाइनेंसिंग का। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है, इसमें क्या करोगे? सबसे पहले जो हमारा यहाँ ये आएगा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सबसे पहले आप इसकी वैल्यू यहाँ पे सबसे ऊपर इसी की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू होगी सबसे पहले आप उसको यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, जो भी हो। उसके बाद इसमें क्या करोगे? उसके बाद इसमें आप ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? तो जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको पता है क्या होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को? मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ इनका। जैसे कि आपको होगा डेप्रीसिएशन कैश में कभी भी आपकी वैल्यू उसकी घटती है एसेट की, पर आपका कैश में लॉस नहीं होता। जैसे कि आपका होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपका कैश में नहीं होता है। ठीक है, लॉस ऑन सेल। और दूसरी बात ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग होता है। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तीसरा चीज़ होगी आपका गुडविल। जो हमारा गुडविल होता है, गुडविल उसमें अमोर्टाइज्ड होता है, उसकी वैल्यू अमोर्टाइज्ड होती है। ठीक है, उसमें गुडविल आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा, चिंता मत करो, इसी नाम से आएगा गुडविल अमोर्टाइज्ड। तो यहाँ पे आपको बस ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली बस ऐड कर देना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, एसेट की वैल्यू, उसकी कॉस्ट, उसकी डब्ल्यू। अभी हम इसके क्वेश्चन एक बार आपको बताऊंगा इसका कैसा ट्रीट होता है। ठीक है, पहले ये देखिए, गुडविल अमोर्टाइज्ड हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे कि और अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है तो क्या हो सकता है यहाँ पे आपका जो वो हो सकता है, क्या कहते हैं, शेयर इशू करने का जो एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है। ये याद रखना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसके सिवा इसमें कुछ आएगा भी नहीं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है। और क्या हो सकता है? और आपका जो हो सकता है और इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो भी हो, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म या फिर आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, ये याद रखना। और एक और चीज़ हो सकता है आपका, एक और चीज़ क्या हो सकता है? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन
फॉर डाउटफुल डेप्ट, क्योंकि अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मतलब हमें लग रहा है कि हमारे कुछ और डेटर इंसॉल्वेंट होने वाले, तो क्या हो गया ये हमारा लॉस ही हो गया ना एक प्रकार से, नॉन कैश लॉस है ना। तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये याद रहेगा आपको। इन सबको करने के बाद हमें कुछ चीज़ लेस भी करना होता है। लेस क्या करना होता है? ठीक इसका उल्टा मीन्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन कैश इनकम हम कह सकते हैं, नॉन कैश, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश जो हमारे इनकम होते हैं वो, ठीक है। सिंपली आप ये समझो। अब इसमें हमारा क्या क्या आ सकता है? सिंपली इसमें हमारा आपको पता है कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर उसमें लॉस था तो यहाँ पे क्या आ सकता है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और क्या आ सकता है इसमें? और हमारा सकता है रेंट रिसीव्ड, अगर हम लोग कोई रेंट रिसीव किए तो वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें? और हमें अगर डिविडेंड भी, हमें कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करते तो मिलता है, तो डिविडेंड अगर होता है तो वो भी हमें मिल जाता है। और क्या, जैसे कि इसमें था ना इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिक्रीज, अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा वो। ये याद रखना, एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, याद करो जल्दी से, ये अपने आप ही आपका याद हो जाना चाहिए आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ठीक है। जब हम इन सबको कर लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंज इन WC वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? पहले मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा ट्रिक जो कि आपके क्वेश्चन में सॉल्व किया रहेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड क्या कर देंगे? तो याद रखना, जिससे हमारे बिजनेस में कैश आएगा। जैसे कि अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, मान लो आपने की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इस लायबिलिटी इंक्रीज मतलब आपने किसी से लोन लिया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी के चक्कर में, या फिर आपकी जो एसिड डिक्रीज हो रही है, मतलब एसिड मतलब स्टॉक मान लो डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब स्टॉक डिक्रीज हो रहा है मतलब स्टॉक को सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा, है ना। तो क्या हो सकता है? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट एसेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखो। और एक और चीज़ इसमें आपको ना करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी में से 2 से 3 चीज़ को एक्सक्लूड करना है। मतलब कैश भी हमारा करेंट एसेट होता है, कैश को आपको नहीं लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, कैश या बैंक को आपको नहीं लेना है इसमें करेंट एसेट में। अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हो सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर जो टैक्स होता है हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और भी एक आध चीज़ है वो मैं आपको आगे वाली क्लास में अगर मेरे को याद आए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये दोनों पर नहीं आएगा, ये बात याद रखना। और इसमें हमारी, जैसे कि मैं अगर बताऊं, ये याद रहेगा आपको, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। जैसे कि आपकी स्टॉक की वैल्यू थी 1 अप्रैल 2018 को 80,000, और भाई 31 मार्च 2019 को जो है इसकी वैल्यू 1 लाख हो गई, तो मतलब 20,000 की क्या हो रहा है? एसेट इंक्रीज हो रहा है ना एसेट, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसके लेस में आएगा, क्योंकि नीचे वाले जिसका जो इसके जब हम ऐड कर देंगे तो इसके बाद एक लेस का भी फॉर्मेट आता है। यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज, इसका ठीक उल्टा, जिससे हमारा कैश कम हो रहा है वो यहाँ पे आएगा। जब हमारी एसेट इंक्रीज होगी, स्टॉक हम परचेज करें तो हमारा कैश जाएगा बिजनेस से, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा। तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करेंट एसेट, ठीक है। तो ये याद रखना आप। और इसमें भी सेम एक्सेप्शन है जो हमने ऊपर लिखा ना, इसका सेम एक्सेप्शन, कैश और एक प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें भी आपका लेस हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2018 को जो स्टॉक की आपकी वैल्यू थी 80,000 थी, और वही 31 मार्च 2019 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई, तो मतलब 20,000 से आपका इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट, और वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मैं वही कहता कि जो लेस क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करेंट एसेट, ठीक है। तो मैं स्टॉक की बात करता, अगर आपकी स्टॉक 80,000 की है 2018 की 1 अप्रैल को, और 31 मार्च 2019 को अगर वो वैल्यू 1 लाख हो गई है, तो मतलब 20,000 हमारा क्या हो जाएगा? लेस के साइड में आ जाएगा। बाई किस नाम से? तो बाई डिक्रीज इन स्टॉक के नाम से, ठीक है। और जब हम इन सबको कर लेंगे कैलकुलेट, क्योंकि इन सब में आपको नाम से कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, बस आपको मैंने बता दिया एक्सेप्शन जो है हमारे कैश और प्रोविजन फॉर टैक्स उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है। जब इन सबको कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा, पर वो क्या रहेगा? बिफोर टैक्स रहेगा। वो क्या रहेगा? बिफोर टैक्स रहेगा। तो उसमें से हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे टैक्स पेड। कौन सा यहाँ पे टैक्स होगा पता है आपको? टैक्स पेड जो हमारे नीचे, अगर हम मान लो ये जो टैक्स पेड हमारा पता है कौन सा रहेगा? या तो हमारा ये ओपनिंग बैलेंस रहेगा,
अगर मान लो हमारा नीचे एडजस्टमेंट नहीं गिवन है तो कौन सा होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर हमारा इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन इन एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टैक्स पेड, ठीक है। बट इफ़ देर इज एडजस्टमेंट, अगर कोई एडजस्टमेंट है नीचे हमारा, तो कौन सा वैल्यू आएगा, जो हमारा टैक्स पेड की जो नीचे एडजस्टमेंट वाली वैल्यू ना, वही फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन विल टेक द वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, देन विल टेक द वैल्यू ऑफ टैक्स पेड, टेक द वैल्यू ऑफ टैक्स पेड इन एडजस्टमेंट। टैक्स पेड जो हमारे नीचे होगा ना एडजस्टमेंट, वही वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये सिंपली हम यहाँ पे उसको लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्स की, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कई बार आ जाता है क्वेश्चन में कि हमारी एसिड की वैल्यू इतनी है, वो वैल्यू कितनी है। देखो, जब हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का केस नहीं होगा तब आपको सिंपली क्या करना है, कॉस्ट में से क्या कर दोगे, कॉस्ट में से माइनस कर दोगे जो उसका डेप्रिसिएशन है। जब हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का केस नहीं होगा तब की मैं बता रहा हूँ, डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस कर दोगे, आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू इतनी है और हमने सेल किया है इतने में। तो अगर ज़्यादा में सेल किया तो हमारा प्रॉफिट होगा, कम में सेल किया तो लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो पता है लेस करना है, लॉस होगा तो ऐड करना है, ठीक है। और अगर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का केस हो ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो अकाउंट बनाना है, किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी और मशीनरी का भी। किसका, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी और मशीनरी का भी, ठीक है। और एक और बात याद रखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में तो मैं कह रहा था जब हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का केस होगा तो क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओगे। सिंपली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओगे, उसका बैलेंस बीडी कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, बैलेंस बीडी सीडी कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। और एक और चीज़ आएगा डेबिट साइड में, ये याद रखना, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन केस में ये याद रखना, एक और चीज़ आएगा डेबिट साइड में, क्या आएगा, जो भी हमने एसिड को बेच दिया ना, जो भी एसिड को बेच दिया उसका टोटल डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका टोटल डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होगा तो आपका कॉस्ट दिया रहेगा, और कॉस्ट के साथ साथ आपका ये भी दिया रहेगा कि इसकी WDV कितनी है। तो कॉस्ट में से जब आप WDV को माइनस कर दोगे तो हमारे क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। हमारी जो रिटर्न डाउन की वैल्यू होगी वो दिया रहेगा, कॉस्ट दिया रहेगा, उसमें से माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो उस डेप्रिसिएशन में आप क्या करोगे, इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब गिवन हो तो उस डेप्रिसिएशन हम जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा ना, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे। और एक और काम इसका करेंगे, क्या, जो हमारा मशीनरी अकाउंट होगा, जो हमारा एसिड अकाउंट रहेगा, उसके क्रेडिट साइड में, ठीक है। बिल्कुल ये पॉइंट मैंने अच्छे से समझा दिया, समझ जाओ, क्रेडिट साइड ऑफ एसिड एंड डेबिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारी मशीनरी जो एसिड रहेगी उसकी बैलेंस बीडी सीडी और उसमें परचेज वर्चेज होगा, सब कुछ गिवन होगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे कि हमारी मशीनरी जो एसिड है उस पर कितना गेन हुआ, मतलब कितना लॉस हुआ और कितना गेन हुआ, ठीक है। उसमें हम निकाल लेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो मतलब हमारी मशीनरी पे लॉस हुआ है, ठीक है। और डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है एसिड के तो हमारी मशीनरी पे वो हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और वैसे ही सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के ना हमारे क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा, तो वो किस नाम से आएगा, बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। और डेप्रिसिएशन वही वाला डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, जो हम ऊपर जो लिखते हैं ना नॉन कैश एक्सपेंस में, तो उसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आप समझ गए, और बाकी इसमें चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल आती है, ठीक है। तो हम क्लास को एंड कर दें, थैंक यू।